ग्रोथ कर रही है वो लॉटरी की जो ऐप्स है और जो उनकी कंपनियां हैं सबसे ज़्यादा अपने काम लेती है अपनी ग्रोथ की। देखिए, एक तो मैं इस बात के लिए सबसे पहले ये कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार हमने देखा कि 4 दिन की कैबिनेट, विधानसभा का सत्र 4 दिन का होता है, 6 दिन का होता है, लंबा सेशन भी होता है, बजट का सेशन लंबा होता है, लेकिन 4 दिन तक कैबिनेट चलती है। और कैबिनेट में 4 दिनों में क्या फैसले हुए? फैसले हुए, कुछ संस्थान बंद करने को बचे हुए थे वो बंद किए गए, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ऐसा फैसला आया जिसका आप सब लोग जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो लॉटरी बंद की गई थी, लॉटरी की शुरुआत फिर से करेंगे और उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होने से प्रदेश की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, प्रदेश में विकास कार्य शुरू करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की सोच वर्तमान सरकार की हो गई है। हिमाचल प्रदेश में लॉटरी इस कारण से बंद की थी, आदरणीय धूमल जी ने बंद की थी। बंद करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि बहुत सारे परिवार उजड़ गए थे, घर नीलाम हो गए थे, लोगों ने आत्महत्या कर दी थी, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो एक बार आदत का हिस्सा बन जाती हैं, जिसके कारण सामाजिक रूप से बहुत बड़े उसके जो है प्रभाव देखने को मिले थे। प्रदेश आगे बढ़े, प्रदेश की आय बढ़े, ये आवश्यक जरूर है, लेकिन प्रदेश की जिंदगी तबाह हो जाए, लोगों के घर बिक जाए, लोग घर को नीलाम करने की स्थिति में हो जाए, तो ये सोच के साथ प्रदेश की आय बढ़ाना मुझे लगता है कि बहुत ही गलत सोच है। और वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार का ये फैसला लिया, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और ये भी आपको मालूम है कि धूमल जी के इस फैसले के पश्चात वीरभद्र सिंह जी ने फिर से शुरू की थी, लेकिन आखिरकार फिर भी उनको जो है गुड सेंस जो है प्रवेल कर गई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये उचित नहीं है, ये प्रदेश हित में उचित नहीं, हम साधन कम होंगे चल सकता है, लेकिन प्रदेश के लोगों के लिए हम ऐसी स्थिति पैदा करें, ऐसे हालात पैदा करें जिसके कारण वो आत्महत्या करने पर विवश हो जाए, जिसके कारण जो है वो उनके घर नीलाम होने की स्थिति आ जाए, तो ये करना उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने भी विचार करने के बाद उसको बंद कर दिया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में ये फैसला लिया गया है, और ये फैसले इस प्रकार के फैसले हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश की आय तो बढ़ी नहीं, लेकिन प्रदेश का नुकसान हुआ। आते ही कहा था हम वाटर सेस लगाएंगे, क्या उससे इनकम हुई? कहां वाटर सेस लगा? क्या उसका आज का जो है उसका भविष्य है, उसका भविष्य हुआ? उस योजना का क्या हश्र हुआ है? ये प्रदेश जानना चाहता है। फिर कहा कि एक्साइज पॉलिसी में हमने बहुत बड़ी इंक्रीज कर दी, रेवेन्यू में बहुत बड़ी इंक्रीज की। आज हिमाचल प्रदेश में हालात देख रहे हैं कि अभी तक के मुझे लगता है कि रेवेन्यू में सबसे ज्यादा डिक्रीज अगर होने जा रही है एक्साइज में, तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हो रही है। और ठेके खोल दिए गए, स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश की आय नहीं बढ़ पा रही है। टैक्सेस लगा दिए, लगातार टैक्सेस लगा दिए, लेकिन उसके बाहर कोई जगह छोड़ी नहीं है। और जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट इन्होंने की थी, खासतौर से जो चुनाव से पहले जो गारंटियां दी थी, उस पर तो अब ध्यान उनका रहा ही नहीं, वो सारी बातें तो छोड़ दी। लेकिन कुल मिलाकर के आज भी प्रदेश जो है बहुत बड़े आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी, टिप्पणी की उन्हें हालात को लेकर के कि क्यों ना फाइनेंशियल इमरजेंसी को हम यहां पर जो है लागू करने की दिशा में आगे बढ़े। तो ये मुझे लगता है कि सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति जिस तरह से बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में, उसमें इस तरह के फैसले से कोई लाभ नहीं हुआ।
और खास तौर से अगर लॉटरी के बारे में आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि गड़बड़ हुई है बहुत। इस सारे मामले में पर्दे के पीछे और है यही लॉटरी की लॉबी बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा प्रभाव हमारी सरकार के ऊपर डालने की कोशिश कर रही थी, लगातार कोशिश कर रही थी। लेकिन हमने इनकी एंट्री बंद कर दी, इनको मिलना बंद कर दिया। हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देखना चाहते हैं। हम हिमाचल प्रदेश के किसी के घर को नीलाम होते देखना नहीं चाहते हैं। और अभी जो इस लॉबी ने सरकार के ऊपर प्रभाव डाल करके जो हमें जानकारी मिली है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि उस लॉबी ने बहुत बड़ा जो है वो जिसको हम कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर प्रभाव डाल करके, दबाव डाल करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के प्रश्न खड़े हुए हैं कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में ये लॉटरी लागू हुई तो सौदा कहां हुआ, किसके साथ हुआ, कितने में हुआ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और वर्तमान सरकार तो यही सब कर रही है। इस चीज के बिना कोई चीज हो नहीं रही है आज की तारीख में। और जो मालूम पड़ रहे हैं, ठौर ठिकाने भी मालूम पड़ रहे हैं, हिमाचल नहीं, हिमाचल से बाहर पंजाब में ठिकाने जहां ये सारी चीजें तय हुई, जब वह सारी चीजें जो है अमली जामा इसका बनाया गया। सर हाईको में उतरे कि भाजपा इसके लिए विरोध? हम इसका विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे। अब सभी विधायक दल बैठेगा, पार्टी बैठेगी, इस पर विचार करने के बाद फैसला करेंगे कुछ। सर हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, ये कहा है कि दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है हिमाचल प्रदेश, जिस तरह की स्थितियां प्रदेश में बनी हुई हैं। निश्चित रूप से चिंता का विषय बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि हर साल बारिश के मौसम में तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है। और बहुत बड़ा नुकसान 2023 में हुआ जान माल का, और 2023 के बाद 2024 में भी नुकसान हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ। और अभी इस बार बरसात का मौसम चला हुआ, लेकिन बहुत बड़ी क्षति हुई है। और उसमें भी मंडी जिला के अंतर्गत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कुल्लू जिला के अंदर अब नुकसान शुरू हुआ है, वहां भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और खासतौर से जिसमें सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। मंडी में नुकसान हुआ है, कसोग में हुआ है, धर्मपुर में हुआ है, नाचे में हुआ। एक रात को 30 जून की रात को एक रात में 42 लोगों की जिंदगी चले गई। मंडी जिला में ही अभी तक बारिश के कारण जो है जो लोगों की जिंदगी चले गई है वो 45 हो गई है। लेकिन उसके बावजूद ये सारी स्थिति होने के साथ साथ में जो टिप्पणी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने की है, वो टिप्पणी स्वाभाविक रूप से उनने हिमाचल की जो स्थिति बनी है, चिंताजनक स्थिति बनी है, उसको नजर में रखते हुए की है। और ये चिंता सुप्रीम कोर्ट की नहीं, ये हम सब की भी चिंता है। और प्रदेश सरकार को प्रयत्न करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए, जहां क्षति हुई है वहां नुकसान की भरपाई के लिए युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। सर, इस बार मानसून सेशन भी 12 दिन का रखा गया है, 18 तारीख से शुरू होना है। क्या सदन के अंदर भी फिरने की पूरी रणनीति तैयार की जाएगी? इस बार अलग अलग इशू जिस तरीके से आएंगे। देखिए, विधानसभा के अंदर तो चाहे वो सत्र मानसून का सत्र रहा है, चाहे वो बजट सत्र रहा है, चाहे वो विंटर सेशन रहा है, सरकार जवाब नहीं दे पाई है। सरकार सामना नहीं कर पाई है विपक्ष का। पहले सत्र से लेकर के अभी तक जो है ये मानसून का ये तीसरा सत्र होने शुरू हो जा रहा है, तो सरकार से जो जवाब मांगा जाता है उस जवाब देने की स्थिति में नहीं हो पा रही है। और अभी तो इतने सारे मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं जो विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे, जिसका सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं हो पाएगी। सर राज्यपाल भी आए थे पिछले कल, क्या स्थिति है अभी? सरकार बोल रही है कि हमने राहत पैकेज वहां दे दिया, 7-7 लाख जिनके घर गए हैं डैमेज, इनको भी दे दिए जाएंगे। क्या स्थिति है अभी? देखिए, मेरा वहां के विधायक होने के नाते मेरा एक फर्ज बनता था, सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षति हुई है उसको प्रदेश स्तर पर सरकार के सामने और प्रदेश के अलावा केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार के सामने रखूं, उस तरह से प्रयत्न किया। और सराज विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं, बतौर
विपक्ष के नेता के रूप में मैंने पूरा पक्ष हिमाचल प्रदेश का प्रभावी ढंग से प्रदेश सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने रखा। चाहे वो नुकसान करसोग में हुआ है, चाहे करसोग के अलावा नाचन में हुआ है, चाहे धर्मपुर में हुआ, चाहे मंडी में हुआ है, चाहे चंबा में हुआ, चाहे अभी कुल्लू में, हमने अपनी बात कही है। और पिछले कल राज्यपाल महोदय जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि मैं भी देखना चाहता हूं, कि नुकसान का जायजा लेना चाहता हूं। उन्होंने नुकसान का जायजा लिया और ये सभी लोगों ने, जो भी वहां पर आए, सब लोगों ने अनुभव किया है, जितना नुकसान के बारे में जानकारी थी उससे कई गुना ज्यादा नुकसान जमीनी स्तर पर हुआ है और ये सचमुच में चिंता का विषय है। और उन्होंने भी कहा कि जहां जहां हम अपने बात कह सकते हैं इस नुकसान की भरपाई के लिए, जरूर बात कहेंगे। सर, आपने क्षेत्र विशेष या प्रोजेक्ट विशेष केंद्र से मदद की मांग की है, क्या उसके पीछे कारण है? क्या आपको लगता है कि हिमाचल सरकार मिसयूज कर रही है फंड्स? देखिए, मेरा उसमें कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। और उसमें मैंने एक बात कही है कि हिमाचल प्रदेश को जो टैक्स शेयर के रूप में जो एसडीआरएफ का पैसा, एनडीआरएफ का पैसा जो डिजास्टर में हिमाचल को केंद्र सरकार से मिलता है, उसमें हमने किसी तरह से हमने कहा नहीं कि भी इसमें कोई अंतर होना चाहिए। हमने जो आग्रह किया है, केंद्र से जो पैसा मिलता है वो प्रदेश सरकार को आता है। प्रदेश सरकार क्या कर देती है कि वो डिजास्टर का पैसा डीसी को 2 करोड़ इसको दे दिया, 5 करोड़ इसको दे दिया, 3 करोड़ इसको दे दिया, और ऐसे करते करते वो तंबू खरीद करके जो है वो इस तरह से काम चलाते हैं। हमने कहा कि केंद्र डिजास्टर का पैसा प्रदेश सरकार को दे, लेकिन एक पोर्शन उसमें ऐसा भी होना चाहिए कि जहां एरिया स्पेसिफिक, जहां डैमेज हुआ है, अगर धर्मपुर में नुकसान हुआ है तो धर्मपुर में किस महकमे में नुकसान हुआ है उसकी डीपीआर अलग से बननी चाहिए। वो पैसा, सीधा पैसा वहां के लिए मिलना चाहिए। अगर सराज में नुकसान हुआ है, जैसे पीडब्ल्यू का हमारा 500 करोड़ रुपए का डैमेज असेस किया है, जिसमें पुल बह गए हैं, सड़कें बह गई है, तो सड़कों की डीपीआर बननी चाहिए। उनको रिस्टोर करने के लिए एरिया, जो इफेक्टेड एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो है बनाने की बात कही है, तो अभिप्राय यह है कि पीडब्ल्यू के लिए डीपीआर बनकर के केंद्र को जाए। वाटर सप्लाई स्कीम के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है मेरे विधानसभा क्षेत्र में। 260 स्कीमों में से 240 स्कीमें बह करके चले गई है। तो ऐसे में हमने कहा कि एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के बनने चाहिए और उसके तहत पैसा मिलना चाहिए। जब केंद्र से प्रदेश को पैसा मिलता है, वो प्रदेश का पैसा जो है आगे उस रूट पे नहीं आ पाता है और वो मिलता नहीं है। अब आप हमको इस बात के लिए कहिए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हमने 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज 2023 में हमने प्रदेश के लिए दिया है, वो पैसा गया कहां है? आज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में वो सड़कें टूटी हैं, तो टूटी हैं 2 साल से। आज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के सामने लोगों ने प्रश्न खड़े किए कि जो आपने 7 लाख रुपए मकान की क्षतिग्रस्त, पूर्ण रूप से जो क्षतिग्रस्त मकान है उसके लिए देने की बात कही थी, उसमें से एक किस्त मिली है। 2 साल हो गए, एक किस्त के बाद दूसरी किस्त नहीं मिल पाई है। और उसके अलावा और जो पार्शियली डैमेज, उनको भी पैसा नहीं मिल पाया है। तो हमारा कहने का अभिप्राय है, जो इफेक्टेड एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अगर बनेंगे तो वो पैसा उन क्षेत्रों में लगेगा, उन स्कीमों पर लगेगा जहां सही मायने में डैमेज हुआ है। डाइवर्ट करने की चाहिए। अगर केंद्र का पैसा एनडीआरएफ का आता है, उसको आप सैलरी और पेंशन में बांटेंगे, आप स्टेट की गवर्नमेंट को चलाने के लिए करेंगे, तो उन प्रभावित परिवारों को पैसा मिलेगा कब? उनको राहत कैसे उपलब्ध कराएंगे? अभी तक ये स्थिति है हिमाचल प्रदेश में कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए जो प्रदेश सरकार की ओर से जो पैसा आना था, वो अभी तक बहुत कम, मामूली पैसा 2,500 रुपए दे रहे हैं फौरी राहत के रूप में। मजाक है, वो तमाशा बना हुआ है, चिंता का विषय बना हुआ है। और मैं इस बात के लिए जरूर कहना चाहता हूं, मैं सभी पार्टी के नेतृत्व का, अपनी पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पूरे प्रदेश भर से सहयोग दिया। हमने चेक के माध्यम से पैसा लिया, चेक के ही माध्यम से पैसा दिया। और दूसरी बात, हमने सामान, जिस बात के लिए आग्रह किया, वो सामान प्रदेश भर से लोगों ने इकट्ठा करके दिया। वो लोगों को, प्रभावित लोगों को हमने पहुंचाया है, ईमानदारी से काम किया है। और इस वक्त सराज विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात कहूं, 42 जेसीबी, ये पोकलेन, टिपर्स वहां पर हमारे इस पे लगे, हमारे आग्रह पर लगे, तो सड़कों को खोल रहे हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हुई?
स्थिति ये हुई कि सरकार का काम करने का जो तरीका बहुत धीमा है और इस रफ्तार से चलेंगे सेब का सीजन निकल जाएगा लेकिन सड़कें रिस्टोर नहीं हो पाएंगी। अभी तक में मेरे विधानसभा क्षेत्र की स्थिति यह है कि अभी तक सारी चीजें अस्थायी है, सड़क है अस्थायी रूप से चलाई गई है, दिन में 4-4 बार बंद होती है। कल गवर्नर साहब गए, 2 बार बंद हुई, 2 बार उनको रुकना पड़ा। बिजली अस्थायी रूप से, पानी अस्थायी रूप से। तो मैं मानता हूं समय लगेगा, डैमेज ज्यादा हुआ है, लेकिन प्रयत्न मतलब ज्यादा करने की आवश्यकता है। और जो पैसा अभी तक जो हमारे क्षेत्रों के लिए दिया गया है वो काफी नहीं है, बहुत कम पैसा है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जगत सिंह नेगी ने सर एक और मांग की है कि लिस्ट सौंपी जाए सरकार को जो मदद बीजेपी कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि मिसयूज हो रहा है, ब्लैंक चेक जो है बीजेपी मांग रही है नाम बिना लिखे। देखिए ऐसा है कि उस व्यक्ति की सोच पर मुझे कुछ नहीं कहना है और भगवान ही मालिक है। ऐसे लोगों का मैं इतना ही कहूंगा, उस तरह की सोच का, और नहीं बोला जाए तो बेहतर है। जिस व्यक्ति में मानवीय दृष्टिकोण का जो है वो अंश भर भी नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा बोलना उचित नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि लोगों ने दिया है, मेरी पार्टी ने पैसा दिया है, मेरे पार्टी के विधायकों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया है और चेक दिया है, चेक हमने आगे दिया है। और वो सारी चीज को लेकर के आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है, इन सारी चीजों को लेकर के प्रश्न तो ये बनता है कि वो क्या कर रहे हैं। उल्टा कांग्रेस के लोगों की हालत ये है कि जो जेसीबी से सड़कें हमने खोली है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी के ऊपर दबाव लगातार डाला जा रहा है, इसका बिल हमारे नाम से बनाया गया। इस काम से कांग्रेस के नेता ने 3 बार एक जगह टेंडर लगाने की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन टेंडर नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री के खास है, नजदीक है, जिनकी कई मंजिलें कोठियां बन गई, जेसीबी आ गई, फॉर्च्यूनर आ गई, जिनके पास कुछ नहीं होता था। आखिरकार ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं ना, टेंडर नहीं होने दे इसलिए नहीं कि कोई टेंडर मुझे चाहिए, ठेका मुझे चाहिए, नहीं होने दिया, सड़क बंद हो गई उस कारण से, क्योंकि बिल्कुल पूरी टूट गई थी। वो जंजहड़ी के पास कुथा एक जगह है, वहां पर टूट गई थी सड़क, उस टेंडर को नहीं अभी तक भी होने नहीं दे रहे हैं। तो ये स्थिति है कांग्रेस की सोच की, और इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस के मंत्रियों को हमसे टिप्पणी करने के बजाय अपने लोगों पर विचार करना चाहिए कि वो इस आपदा की घड़ी में क्या कर रहे हैं। थैंक यू प्लीज।